गुड इवनिंग बच्चों, मैं हेमंत शांडिल्य फिर फास्ट रिवीजन सॉइल में आपके लिए आया हूँ। देखो, कुछ बच्चों के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं पीछे, तो वो बोल रहे हैं कि लिंक नहीं मिल रहे सारे एक साथ मेरे वीडियोस के। तो उसके लिए आप एक काम करो, मैंने एक फेसबुक पेज बनाया है, गवर्नमेंट जॉब टेक्निकल विद हेमंत शांडिल्य नाम से। तो उस पर जाके मेरे को ज्वाइन करो, वहाँ पे उस पेज को लाइक करो, तब मैं वहाँ पे क्या है सारे लिंक एक साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको उसमें आसानी हो जाएगी देखने में। अभी देखो, आज का टॉपिक है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल। ठीक है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे? सिंपल सी कहानी है कि सपोज करो कोई ग्राउंड लेवल है मेरा, और मैंने ऊपर से उस पर कॉलम है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, तो नीचे सॉइल में मैंने बताया था सॉइल में क्या है, तो जो हमारी लोड है वो क्या होता है, सॉइल में ट्रांसफर होता है। तो सॉइल में ट्रांसफर हो रहा है, लोड ट्रांसफर हो रहा है, तो यानी कोई स्ट्रेस जनरेट हो रही है। तो हमें जानना है कि हम डेप्थ में जितना नीचे बढ़ते जा रहे हैं, तो डेप्थ उसके हिसाब से, उसका ऊपर इसके लोड के हिसाब से प्लस सॉइल के वेट के हिसाब से मेरी कितनी स्ट्रेस जनरेट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सिग्मा जेड। तो वही कुछ फॉर्मुले हैं यहाँ पे, डायरेक्ट कुछ फॉर्मुले आते हैं। ठीक है, वो अभी आगे आप पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा पूरे चैप्टर। देखो, ये याद कर लेना, एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है ये थोड़ा अलग सा। तो वो पूछता है कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जो भी हम इस पे एनालिसिस कर रहे हैं, वो हम किस लिए कर रहे हैं। तो सीधा सा उसको ऑप्शन में ऑप्शन मिल जाएगा आपको। आंसर होगा वर्टिकल और इंक्लाइंड शाफ्ट डालनी है, तब हम सॉइल के नीचे का सॉइल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमें क्या है, शाफ्ट डालनी है नीचे, तो हमें उसके आसपास जो ये एरिया है मेरा, आसपास की जो जमीन है, आसपास की जो सॉइल के पार्टिकल है, वहां पे मेरे को स्ट्रेस देखनी है भाई, यहाँ पे स्ट्रेस कितनी है पहले से। ठीक है, स्टडी किसने करी थी इसकी? वेस्टरगार्ड ने 1940 में, और बोजिनस ने। ठीक है, बताऊंगा बोजिनस। देखो, एक क्वेश्चन लिखी हुई है, कॉज्ड बाय किसके कारण स्ट्रेस होती है? सिंपल सी बात है, तो वेट के कारण होगी, सेल वेट ऑफ सॉइल एंड अप्लाइड लोड, जो मेरा ऊपर से मेरा लोड, लाइव लोड लग रहा है। ठीक है, दिस वन इज डेड लोड भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, और दिस वन इज लाइव लोड। देखो, अब बोजिनस इक्वेशन क्या कहती है, बोजिनस इक्वेशन और वेस्टरगार्ड इक्वेशन, इसमें दो इक्वेशन है। ठीक है, तो आप बोजिनस पहले पढ़ेंगे हम, और वेस्टरगार्ड बाद में पढ़ेंगे। याद भी रखना है ऐसे सीरियल वाइज कि हम एबीसीडी में देखो बी पहले आता है और डब्ल्यू बाद में आता है। तो बोजिनस पहले पढ़ रहे हैं, और वेस्टरगार्ड मेरे बताने का रीजन आगे मैं बताऊंगा कि इनमें कुछ वेरिएशन है, कुछ आगे चल के इनमें रिलेशन है, तो वो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो उसलिए मैं बता रहा हूँ, बोजिनस वाला पहले है, यानी कि याद रखना 5/2। इनके फॉर्मुले जो है इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो, जो हम पहले पढ़ रहे हैं वो 5/2 है। ठीक है, बस इतना याद रखना, 5/2 वाला हम बोजिनस था बी। ठीक है, सिग्मा जेड इक्वल्स टू 3/2 पाई 1/1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर की फुल पावर 5/2 इंटू दैट वन जो मैंने रेड से लिखा है Q/Z²। क्यू क्या है मेरा? ये लोड। व्हाट इज जेड एंड व्हाट इज आर? देखो यहाँ पे क्या है, जेड है, ये देखो ये डेप्थ है मेरी, तो मैं इस पॉइंट पे बिल्कुल नीचे चला जाऊं, सेंटर पे, जिस पॉइंट पे मेरा लोड है उसी को मैं नीचे देखूं, वो डिस्टेंस, जिस भी डिस्टेंस मुझे सिग्मा जेड निकालनी है, दैट वन इज वर्टिकल डिस्टेंस। आर क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस पॉइंट से। ठीक है, ये सपोज करो कोई मेरा पॉइंट है, पेन है, तो यहां से मैंने लोड लगाया, तो मैं वर्टिकल नीचे चल रहा हूं, ये तो ये तो मेरी जेड हो गई। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है ना, इस पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना चाहूं, तो वो हो जाएगी मेरी आर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा जेड और आर में। अभी देखो आगे बताता हूं। देखो, जेड क्या है मेरी? डेप्थ बिलो पॉइंट लोड। ठीक है, और आर क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोड। ठीक है, अब देखो सिग्मा जेड, के भी आपको, के भी मैंने कांस्टेंट बता दिया। के भी क्या हो गया मेरा? 3/2 पाई 1/1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर की फुल पावर 5/2 और इंटू Q/Z²। Q/Z² आपको याद रखना है, सारे फॉर्मुले में यूज होगा। अब देखो, एक टर्म आती है ऑब्जेक्टिव के लिए, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, व्हाट इज आइसोबार इन स्ट्रेस? व्हाट इज स्ट्रेस आइसोबार? बहुत कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगी, आशा करता हूं। देखो, आइसोबार क्या है? आइसोबार आप जहां भी देखो ना आइसो लगा, तो उसका मतलब होता है लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल पॉइंट्स, किसी भी चीज के हो सकते हैं। ये स्ट्रेस आइसोबार है, तो इसमें स्ट्रेस के होंगे। ठीक है, वैसे ही हम उसमें अगर रेन में पढ़ेंगे, आपकी ड्रेन डेप्थ के लिए पढ़ेंगे, तो वहां पे भी हो जाएगा। आइसो हाइट्स पढ़ते हैं हम हाइड्रोलॉजी में, तो वैसे ही होते हैं, जहां पे भी आइसो लिखा जाए तो समझ लेना लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेम पॉइंट्स। यहाँ पे क्या है? स्ट्रेस कंटूर। ये क्या है? इस बार को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस कंटूर। कंटूर आप इस सर्वे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे पहले से, तो याद होगा कंटूर किसे कहते हैं? इक्वल एलिवेशन को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो उसे कंटूर कहते हैं, जहाँ पे रिड्यूस लेवल हमारा सेम होता है। तो वैसे देखो, स्ट्रेस कंटूर क्या हो गया? इसे क्या बोलते हैं? लाइन ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस, है ना। अभी समझ में आ गया। देखो, स्पेटियल, इसका याद करना ना, इसका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आइसोबार के ऑप्शन होगा, क्या है? स्पेटियल है कर्व्ड सरफेस ऑफ द शेप ऑफ एन ओनियन बल्ब। क्या याद रखना है आपको? ओनियन बल्ब। देखो, रेड से लिखा है मैंने, दैट वन। देखो, दिस वन इज मेरा, मैंने लगा दिया अप्लाइड लोड पे पॉइंट लोड, तो ये देखो ओनियन बल्ब, यानी कि ओनियन की तरह, प्याज की तरह इसकी शेप आ गई। ठीक है, इसका भी बताऊंगा क्या मतलब है। और इसे क्या बोलते हैं? प्रेशर बल्ब। प्रेशर, ये हम जमीन में नीचे चल रहे हैं, अर्थ में नीचे की तरफ जा रहे हैं। देखो, हो क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है? सिग्मा ए, बी, सी, डी, मैंने इसे बहुत अच्छे से
पर डिस्क्राइब करा है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, मैं अगर इस पॉइंट पे निकालू सिग्मा ए पे, तो यानी कि इस पे मेरी जेड क्या हो गई, दिस वन फॉर्मूले ऊपर रखेंगे, आर हो गई ये, ठीक है। तो कोई वैल्यू आई होगी, सपोज करो मेरा जेड क्या है 1, आर क्या है 1, तो कोई वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए पे, ठीक है। अगर मैं सिग्मा बी पे कोई इस पॉइंट पे निकालू, ठीक है, तो ये क्या होगी, इसमें आर बढ़ी होगी कुछ, सपोज करो आर 2 हो गई है ना, और जेड भी इसकी 2 हो गई, तो कुछ वैल्यू आई होगी। तो इसका मतलब सिग्मा बी, सिग्मा ए, सिग्मा सी, सिग्मा डी, सिग्मा ई, ये सब बराबर होंगी, ठीक है। यानी कि आप देखो इसमें क्या हो रहा है, नीचे बढ़ते जा रहे हैं, है ना, और इधर हॉरिजॉन्टल बढ़े, इसमें हॉरिजॉन्टल ज्यादा बढ़ गए और नीचे ही बढ़ गए। स्ट्रेस क्या हो रही है, इसमें बराबर होती जा रही है, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, बिल्कुल पॉइंट लोड के इसके नीचे बिल्कुल सेंटर पे ज्यादा होगी ना, जैसे जैसे इधर होते जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो इसमें क्या है, हम नीचे तो गए हैं लेकिन इधर गए, ठीक है। इसमें क्या है, हम नीचे ज्यादा गए हैं लेकिन ज्यादा ही हम हॉरिजॉन्टल चले गए, तो क्यों इतना कम हो गया कि वो दोनों बराबर हो गए। अब देखो इक्वल पॉइंट को मिला देंगे, इस पूरे आइसोबार का मतलब है कि सिग्मा जेड जो है इस पे इक्वल है, समझ रहे हो ना, मैंने एग्जांपल दिखा दिया है, ठीक है। अब देखो दूसरा एक डायग्राम ये भी है, इसमें पॉइंट लोड मैंने लगा दिया क्यू, ये मैं बोल रहा हूं ये कौन सी है, ये मेरी है हमारी इस पॉइंट पे अगर मैं वर्टिकल स्ट्रेस निकालता हूं तो इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे सिंपल सी है ये होगी। अगर मैं इधर चलता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, यानी कि वो कम होती जा रही है, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल डायरेक्ट नीचे देखूंगा पॉइंट लोड के तो वर्टिकल स्ट्रेस ज्यादा होगी, और जैसे ही मैं उसकी लाइन ऑफ एक्शन से हटा वैसे ही स्ट्रेस क्या होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। तो कैसे कम होगी वो, देखो ये कम हो रही है, दिस वन, ठीक है। तो ये मैंने शो कर दिया आपको, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आप बता देंगे कि यहाँ पे डिक्रीज होती है। अब देखो आते हैं वेस्टरगार्ड साहब आ गए यहाँ पे। अब देखो मैंने बताया था ना बॉजीनेस और वेस्टरगार्ड, बॉजीनेस में पहले क्यों बताया था, क्योंकि देखो हम पहले पढ़ते हैं हमेशा अजम्पशन लेते हैं कि होमोजीनियस सॉइल होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए, है ना। तो अभी हमने जब पहले बॉजीनेस था तो बॉजीनेस बी पहले आ गया, तो दैट वन फॉर आइसोट्रोपिक सॉइल, याद रखना, डेथ वन फॉर आइसोट्रोपिक सॉइल एंड एप्लीकेबल फॉर नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल, कौन सा, वेस्टरगार्ड नॉन आइसोट्रोपिक के लिए है और बॉजीनस किसके लिए है, आइसोट्रोपिक के लिए, ठीक है ना। वेस्टरगार्ड ने और ज्यादा मॉडिफिकेशन कर दिया इसका, सिंपल सी बात है, बॉजीनस ने कहा था भाई आइसोट्रोपिक की सॉइल होना चाहिए, तो हमें मार्जम्सन लेना पड़ रहा था, जबकि एक्चुअल में सारी सॉइल आइसोट्रोपिक नहीं होती, नॉन आइसोट्रोपिक होती हैं। तो वो वेस्टरगार्ड साहब आए, उन्होंने बाद में 1940 में अपना ये दे दिया, एप्लीकेबल फॉर नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल, क्या फॉर्मुला दे दिया उन्होंने, सिग्मा जेड इक्वल्स टू 1/1 + 2 लगा दिया बाहर, ठीक है, r बाई जेड का स्क्वायर की पावर 3/2, उसमें कितना था 5/2, याद रखना, और यहाँ पे कितना था उसमें 3/2 है ना, पाई 3/2/पाई 3/2 उसमें आगे था, इसमें यहाँ पावर में चला गया है वो π/2 की जगह, और वहां से हट गया है, और इंटू Q/Z² उसमें भी था इसमें भी है। तो इसे हम कैसे दिखा सकते हैं, सिग्मा जेड इक्वल्स टू KW इंटू Q/Z², और हम बॉजीनस वाले बोल सकते हैं सिग्मा जेड इक्वल्स टू KB, बी फॉर बॉम्बे, KB इंटू Q/Z², ये हमारे कॉन्स्टेंट हो जाएंगे दोनों। व्हेन डायरेक्ट पॉइंट लोड के नीचे स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है हो, यानी कि डायरेक्ट पॉइंट लोड के नीचे, इसके नीचे जो मैं बोल रहा हूं है ना, इसके नीचे सेम टू सेम, तो मुझे क्या होगी, R0 हो गई ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो R को 0 पुट कर देंगे सभी फॉर्मूले में, तो मेरा वो वहां से डायरेक्ट पॉइंट लोड के नीचे सिग्मा जेड आ जाएगी। अब देखो ये एक बताता हूँ ऑब्जेक्टिवली, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये मेरा, देखो ये मेरा कंसंट्रेटेड रोड लगा दिया मैंने, पॉइंट रोड लगा दिया, तो देखो ये मैंने ये वाला कर्व बनाया, देखो ब्लू पेन से जो जा रहा है ये, दिस वन इज फॉर KB, ये यानी कि बॉजीनस इक्वेशन के लिए स्ट्रेस है, ठीक है। बॉजीनस इक्वेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ऐसी इक्वेशन बनेगी, इफ आई अप्लाई द वेस्टरगार्ड इक्वेशन देन दिस विल फॉर्म, ठीक है, तब मेरा ये वाला कर्व फॉर्म होगा, ठीक है, दिस वन। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है मेरे को, ये कहां पे मिल रहे हैं दोनों, इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, ये सेंटर से R/Z 1.5 पे, R/Z इस डायग्राम के याद रखो, देखो ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर होगा, अब समझ में आएगा। इफ R/Z, R क्या है मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, Z इज वर्टिकल डिस्टेंस, लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 1.5, तो क्या हो जाएगा मेरा KB ग्रेटर देन KW। देखो मैंने क्या बोला, R/Z 1.5 से कम हो, यानी कि इस रीजन में हो, इस रीजन में देखो आप KB क्या है, बड़ा है, और KW लाल वाला छोटा है, देखो KB ग्रेटर देन KW। इफ R/Z इक्वल्स टू 1.5, यानी कि इस पॉइंट पे पहुंच गए, तो KB इक्वल्स टू KW, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं तीनों पॉइंट। इफ R/Z, अगर आप इसे याद रखोगे, R/Z बाहर निकल गया, यानी कि 1.5 से बड़ा हो गया R/Z, इधर की तरफ जा रहे हैं इनका रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ऊपर चला गया लाल वाला, तो लाल वाला क्या है KW, तो KW ग्रेटर देन KB। क्लियर हो गया यहाँ से, 3 क्वेश्चन आपके क्लियर है यहाँ से। अब देखो वेस्टरगार्ड रिजल्ट क्या क्या है इनके, देखो वर्टिकल स्ट्रेस, लाइन लोड के लिए, अब देखो अलग अलग रिजल्ट्स हैं इसके। तो लाइन लोड का एग्जांपल बताता हूं, आपने अभी तक पढ़ा होगा बुक में, लाइन लोड निकाल दिया, इंटेंसिटी क्यू है, अब ये पता ही नहीं एक्चुअल में हमारा लाइन लोड है क्या, तो आप उसे एप्लीकेशन करा करो, उनका अपना जो रियल लाइफ है उससे रिलेट करके सिविल इंजीनियरिंग पढ़ो, सिविल इंजीनियरिंग बहुत ही कॉमन ब्रांच है, ठीक है, बहुत आसान ब्रांच है। वर्टिकल स्ट्रेस, लाइन लोड को मैं क्या बता सकता हूँ, लॉन्ग वॉल फुटिंग ऑफ स्मॉल विथ, कोई मेरी बहुत लंबी वॉल है, उसकी मैंने कोई फुटिंग बनाई, ठीक है, स्मॉल विथ की, तो वही क्या हो जाएगा मेरा लाइन लोड, सिंपल से देखो ये
क्यू। तो इसके नीचे भी कुछ स्ट्रेस जनरेट हो गई, समझ में आ गया होगा। ये मेरी वॉल थी, ऊपर से मैं देखता हूँ ये भी तो वॉल भी तो ऊपर से कुछ लोड डाल रही है सॉइल पे और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है स्ट्रेस को, ठीक है। तो उसके नीचे प्रेशर मेरे को निकालना है, ये वर्टिकल स्ट्रेस निकालनी है। अब देखो सेम दिस वन इज जेड, ये मैंने वर्टिकल दिया है, और ये मेरा क्या है, मेरा दिस वन इज ये देखो ये वाला, ये दिस वन इज बीटा, यही बताऊंगा कहां से आया। और ये मेरा क्या है, यहां पे मेरे को निकालना है सिग्मा जेड। अब देखो सिग्मा जेड इक्वल्स टू 2q अपॉन पाई जेड याद करना है, 1/1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर का होल की पावर 2। आपको पावर याद रखनी है, 3-4 बार लिख के देखना, तभी वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले वाले में क्या थी 5/2 और आगे 3/2 था, फिर दूसरे वाले में 3/2 आगे से हट गया, पावर में चला गया 3/2, और ये तीसरे फॉर्मूले में यहाँ पे स्क्वायर आ गया, खाली 3 भी हट गया ऊपर से, 5 भी हट गया, 2 आ गया, ठीक है। अब देखो और इसे कैसे कर सकते हैं हम, 2q पाई जेड इंटू कोस की पावर 4 बीटा। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, मेन फॉर्मूला यही है, ठीक है। एट r इक्वल्स टू 0, अगर मैं r इक्वल्स टू 0 कर दूं, यानी कि तो मैं हॉरिजॉन्टल 0 बना लूं इस पॉइंट के नीचे, डायरेक्ट जहां पे लोड है उसके नीचे मेरे को निकालना है, तो 2q अपॉन पाई जेड हो जाएगा। अब देखो वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रिप लोडिंग। व्हाट इज स्ट्रिप लोडिंग? सिंपल सी है, देखो कोई मेरी लॉन्ग वाल है और उसकी जो फुटिंग है, उसकी जो थिकनेस है ना वो लार्ज विथ है, यानी कि जो फुटिंग बनती है ना हमारी, फुटिंग से तो लोड ट्रांसफर होता है, उसकी जो विथ है वो लार्ज है, तो यानी कि ऐसे कुछ शो होगा। तो ये मेरा ये दोनों पार्ट इस पे एंगल बना रहे होंगे बीटा, तो इस पॉइंट पे सिग्मा जेड निकालनी है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, q अपॉन पाई बीटा प्लस साइन बीटा, ठीक है। बीटा इज दिस एंगल, और ये बीटा जहां भी मैं ऐसे दिखाता हूं ना, मेरे से एक शायद फ्लूइड मैकेनिक्स में एक बच्चे का कमेंट है, तो बीटा हमेशा रेडियन में होता है, ठीक है। ऐसे कभी भी बीटा हम 23 डिग्री है तो यहाँ 23 थोड़ी रखेंगे, ये तो कॉमन सेंस है। वो मैंने कमेंट्स में पढ़ा था, अभी मुझे वापस कमेंट्स मिला नहीं, वरना मैं वहां पे रिप्लाई करता, ठीक है। अगर वो बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो बीटा का मतलब है रेडियन में, ठीक है। यहाँ वैल्यू रेडियन में रखी जाती है, कभी भी कोई ऐसे थीटा बीटा दिखेगा आपको तो। अब देखो आगे चलते हैं, यूनिफॉर्म लोडेड एक्टिंग ऑन अ सर्कुलर एरिया। सपोज करो कोई सर्कुलर डिस्क है मेरी, इसके नीचे वो पूछ ले, तो डेट वन इज थीटा एंगल होगा, ये मैं बनाता हूँ सेंटर से और इसके सर्कमफ्रेंस से जो है, दिस वन इज सिग्मा जेड, तो सिग्मा जेड क्या हो जाएगा, q1 माइनस कोस क्यू थीटा। तो थीटा दिस वन, अगर आप कोई थीटा निकालना भी चाहते हो तो अगर आप देखो ये राइट एंगल है, तो जेड अपॉन क्या हो जाएगा, कोस का क्या होता है, लाल बटे कक्का से आप निकालते हो ना, तो कोस जेड अपॉन ये डिस्टेंस, ये मेरा हाइपोटेनस जो है आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये आगे को समझ। देखो न्यूमार्स इन्फ्लुएंस चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमार्स आता है, ये गेट में भी आ चुका है, दूसरे पीएसयूज में भी आता है, पीएससीज में भी आता है, और यहाँ एसएससी में भी आ सकता है। तो वर्टिकल, पहले देखो इसकी कुछ टर्म्स हैं, इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, जो 1 नंबर के होते हैं वो ऐसी थ्योरी में से ही आते हैं, ठीक है। न्यूमार्क्स क्या कहता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड शियर स्ट्रेस सभी निकाल सकते हैं इससे। अभी तक हम खाली वर्टिकल स्ट्रेस निकाल पा रहे थे जो बोजिनस और वेस्टरगार्ड ने दिए थे, इससे हम हॉरिजॉन्टल और शियर स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं इसके साथ। दूसरा पॉइंट है लोडेड एरिया ऑफ एनी शेप। उनसे हम क्या कर रहे थे, सर्कुलर के लिए अलग फॉर्मूला था, रेक्टेंगुलर के लिए अलग फॉर्मूला था, ठीक है। उनकी शेप थी अलग अलग, स्ट्रिप के लिए अलग था, लाइन के लिए अलग था, बट इसके लिए कैसा भी एरिया हो, उसकी शेप कैसी भी हो, इरेगुलर और ज्योमेट्रिक हो, कैसी भी शेप हो, उसके हम निकाल सकते हैं न्यूमेरिक चार्ट से। पॉइंट आउटसाइड और इनसाइड द लोडेड एरिया। अब देखो ऐसे भी होते थे कुछ, ये है मेरे को यहाँ पे लोड चाहिए तो अच्छा रेक्टेंगल के बाहर चाहिए तो अलग फॉर्मूला लगेगा, अंदर चाहिए तो अलग फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें क्या है, हम कैसी भी शेप हो निकाल सकते हैं, आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ निकाल सकते हैं न्यूमार्क्स से, ठीक है। अभी क्या, सेमी इनफाइनाइट सॉइल और होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक। सेमी इनफाइनाइट सॉइल के लिए, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक के लिए न्यूमार्क्स यूज होता है। नॉट एप्लीकेबल फॉर लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर है उनके लिए यूज नहीं है, ठीक है। अब देखो मेड, इसमें क्या होता है, मेन चीज क्या ऑब्जेक्टिव की, 10 कंसेंट्रिक सर्कल है और प्लस 20 रेडियल लाइन्स है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या हो गया, दिस वन, 1 2 3 4, ये कंसेंट्रिक जो एक ही सेंटर पे, जिनका सेंटर सेम होता है उन्हें बोलते हैं कंसेंट्रिक, ठीक है। और रेडियल लाइन से वाली हो गई, ठीक है। तो ये 20 लाइन होती है ऐसी ऐसी, ये मैंने इधर कमी शो करी है, ठीक है, आपको सिर्फ बचाने के लिए। 10 सर्किल होते हैं और 20 रेडियल लाइन होती है। और सपोज करो मैं देखो ये सेक्टर दिखाए हैं मैंने, जिस वन इन्हें बोलते हैं सेक्टर, सेक्टोरल, ठीक है ना। तो ये सभी सेक्टर का जो इन्फ्लुएंस एरिया होगा ना वो सेम होगा। इसी का यही कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव में रहता है इन्फ्लुएंस एरिया ऑफ all sector are same in Newmark's chart। तो इन्फ्लुएंस एरिया फॉर 1, इन्फ्लुएंस एरिया फॉर 2, इन्फ्लुएंस एरिया फॉर 3 all are equal, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ ईच एरिया क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेक्टोरल एरिया। इसका क्या मतलब है, टोटल नंबर सेक्टोरल एरिया का मतलब है कितने हमारे सेक्टर बने। तो ये कितने बनेंगे, सीधी बात है, कितने कंसेंट्रिक सर्किल है इंटू कितनी रेडियल लाइन है। ये आ गई यहाँ पे, हम पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी, उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। तो इनको क्या कर देंगे, m इंटू एन कर देंगे। तो इन्फ्लुएंस ईच एरिया 1 अपॉन 10 इंटू 20। तो ये वैल्यू आपको याद करनी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाती है। 0.005 कितना होता है इन्फ्लुएंस एरिया फॉर ईच, 0.005। तो और सिग्मा जेड मेरे को निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला लगेगा आई एन इन्फ्लुएंस
फैक्टर इंटू क्यू जो इंटेंसिटी है इंटू एन। व्हाट इज एन? एन है मेरा टोटल नंबर ऑफ सेक्टोरल एरिया ऑफ न्यूटोनियन, ये मेरा न्यूटन्स चार्ट, ये मेरा ये चार्ट है न्यूमार्क चार्ट। इसमें क्या होगा देखो, ये कैसे निकालेंगे, आई एन क्यू इंटू एन, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। आपको इसमें प्रॉब्लम होगी, आई एन पता है आपको, क्यू पता है, क्यू देगा क्वेश्चन में, एन नहीं पता होगा। तो क्या होगा, जैसे मुझे सपोज करो कोई मेरे पास शेप है, ये मेरे पास कोई शेप हो गई और मेरे को इस पॉइंट के बिल्कुल वर्टिकल इस पे क्या निकालना है, मेरा वर्टिकल स्ट्रेस फाउंड किसी पॉइंट पे, यहाँ करना है, यहाँ करना है, जहां भी करना है उस पॉइंट को उठा के इसके सेंटर पे रख दो, ठीक है। अब फिर उसकी शेप ड्रॉ कर दो, रेक्टेंगल है, जितने भी वो ये सेक्टर कवर कर लेगा, ठीक है, जितने भी सेक्टर कवर कर लेगा उनको क्या करेंगे हम, काउंट कर लेंगे, ठीक है, उनको काउंट कर लेंगे। वहां से एन वर्ड जैसे यहां तक काउंट कर लेता तो 1 2 है ना, 2 हो गया, आगे करता 3, जितने भी सेक्टर काउंट कर लेगा उन्हें यहां रख देंगे, वो एन की वैल्यू है, ठीक है। तो इसके बाद देखो कुछ अप्रोक्सीमेट मेथड है, बहुत आसान है, थोड़ा सा बचा है बस, इक्विवेलेंट लोड, ठीक है। इक्विवेलेंट लोड बना लेंगे हम, जैसे सपोज करो Q1 Q2 Q3 Q4 अलग अलग, तो उनसे क्या करेंगे हम, सिग्मा जेड निकालने के लिए Q1 से निकालेंगे, Q2 से निकालेंगे, Q3 से निकालेंगे, Q सबको जोड़ देंगे, बहुत आसान है ये, ठीक है। अब देखो मेन है इसमें ट्रेपेजोइडल मेथड, ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। ट्रेपेजोइडल क्या है, सपोज करो ये कोई मेरी रखी हुई है स्ट्रिप, मैंने 3D में दिखा दी, दिस इज 1 इज बी, दिस 1 इज ए, तो लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्ट्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ऐसे। इसका रेशियो होगा यहाँ पे इंक्लाइंड चैनल का 1 वर्टिकल एंड एन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इसमें कंफ्यूजिंग है, ये आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1 वर्टिकल एन हॉरिजॉन्टल, दिस 1 इज बी, मैं वर्टिकल यहां से निकालता हूं बी, आगे आगे कितना जाएगा ये एन जेड, और एन जेड कैसे, देखो दिस 1 इज जेड, ये मेरी वर्टिकल जेड है, और मैंने बोला है अगर एक वर्टिकल चलेंगे तो एन चलेगा इधर वर्टिकल। इसका मतलब क्या होता है, एक पॉइंट नीचे चलने पे, यानी कि एक यूनिट नीचे चलने पे हम एन यूनिट हॉरिजॉन्टल चलते हैं, तो इसमें हम नीचे कितना चले, जेड यूनिट, तो हॉरिजॉन्टल कितना चल जाएंगे, एन जेड इधर जाएगा, एन जेड इधर जाएगा, तो सिग्मा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू एरिया जो ऊपर का बी इंटू एल, और नीचे का एरिया क्या हो जाएगा, बी प्लस एन जेड और एन जेड, 2 एन जेड बी प्लस 2 एन जेड, और प्लस ऐसे उधर देखो 3D में एल प्लस 2 एन जेड। तो ये फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। अभी देखो तीसरा मेथड है स्ट्रेस आइसोबार मेथड, ये कोई पॉइंट है, इसमें याद करने वाली बात यह है कि पॉइंट 2 क्यू तक हम स्ट्रेस लेते हैं, और कहां तक स्ट्रेस लेते हैं, पॉइंट 2 कहां तक होते हैं, 1.5 इंटू बी, जो ये मेरा डिस्टेंस है बी, तो 1.5 इंटू बी पे हमारी वहां तक ही हम स्ट्रेस आइसोबार लेते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 0.2 इंटू क्यू, ठीक है, डेप्थ 1.5 बी। आशा करता हूं यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाए। और